दोस्तों, हमारे साथ ये कहानी आज एक ऐसी लड़की ने शेयर की है जो हमारे देश की तो नहीं है, मगर हमारे देश में आने के बाद उसे यहाँ के लोगों ने काफ़ी हद तक तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो यहाँ के लोगों के साथ आसानी से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब वो कुछ दिन यहाँ पर रही, उसने लोगों के नेचर को समझा और हमारे यहाँ की परंपराओं को देखा, जाना और बढ़ता। तब जाकर उसे हमारे कल्चर को समझने की कला आई थी। जब कोई इंसान अपनी जगह बदल देता है तो उसे खुद को वहाँ के माहौल के हिसाब से ढालना होता है। शायद ये सभी लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि लड़कियां तो अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती हैं। वो लड़की हमें ये कहानी सुना रही थी और बेचारी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसके साथ सच में बहुत गलत हुआ था, मगर वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसने साहस दिखाया था और वो टूटी बिल्कुल भी नहीं थी, और इसी हिम्मत की वजह से आज वो अपने परिवार के साथ हमारी ही कंट्री में रहती है। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और अगर आप अपनी कहानी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी हमें मेल करें, और मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मेरा नाम जूलिया है, मेरी उम्र 22 साल थी और मैं न्यूयॉर्क में रहती थी। दरअसल मैं यहीं पर पली बड़ी थी। मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरी 2 बहनें थीं और 2 भाई थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नियों के साथ अपना परिवार अलग बसा चुके थे, जबकि मेरे मॉम डैड एक ही घर में रहते थे। मेरे डैड का बिजनेस काफ़ी अच्छा था। मुझे अपनी कंट्री में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतना प्यार दिया था कि कभी मुझे किसी चीज़ की कमी ही नहीं हुई थी। मैं बहुत समझदार लड़की थी, अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। हमारी कंट्री में लड़कियों के साथ रोक टोक नहीं की जाती, और आप तो विदेश का माहौल बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि वहाँ पर लड़के और लड़कियों का बहुत खुला माहौल होता है। वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारते हैं। उनको किसी चीज़ की रोक टोक भी नहीं होती, यहाँ तक कि वो कपड़े भी अपनी मर्जी के मुताबिक पहनते हैं। फ़िलहाल मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसीलिए अब मैंने अपने डैड का बिज़नेस संभालना शुरू कर दिया था। मुझे शुरू से ही बिज़नेस लाइन में बहुत इंटरेस्ट रहा था। कभी कभी बाहर से कुछ लोग हमसे मीटिंग करने के लिए आते थे, तो उन मीटिंग्स को भी मैं ही हैंडल किया करती थी। मेरे डैड ने भी सारा काम मुझे ही सौंप दिया था। मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे जिनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरे डैड यही चाहते थे कि मेरी शादी भी किसी बिजनेसमैन लड़के से हो, या फिर कोई ऐसा लड़का हो जो अमीर हो। जिस सिटी में हम लोग रहते थे वहाँ पर ज़्यादातर अमीर लोग ही रहा करते थे। एक दिन मेरी मुलाकात अंशुमन से हुई। अंशुमन वही लड़का था जिसकी मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। डैड ने मुझे बताया था कि 2 दिन के बाद इंडिया से कुछ लोग हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए आने वाले हैं। इंडिया में मुंबई शहर की एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक के कुछ सेक्रेटरी और कुछ मैनेजर्स वगैरह आने वाले थे, जिनको वहाँ के मालिक ने सारा काम समझाकर भेज दिया था। और फिर उसके बाद वो हमसे मीटिंग करते थे। उस मीटिंग के दौरान जितनी भी बातें होती, वो सारी ही बातें मुझे अपने मैनेजर के साथ मिलकर उनके साथ करनी थी। मीटिंग के अपॉइंटमेंट की टाइमिंग मेरी सेक्रेटरी मुझे दे चुकी थी। 2 दिन बाद जब इंडिया के क्लाइंट हमारे यहाँ आए तो मीटिंग स्टार्ट कर दी गई थी। इस दौरान मैंने देखा था कि लगभग मेरी ही उम्र का एक लड़का उन लोगों के साथ आया था। वो उनकी कंपनी का मैनेजर था। मुझे खुशी हुई थी कि इतनी कम उम्र का मैनेजर, जिसे बिजनेस में काफ़ी दिलचस्पी थी। मैंने सुना था कि इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग रहते हैं। अगले दिन उनको यहाँ से जाना था, मगर उनकी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। फ़्लाइट की मिस हो जाने की वजह से हमें उन लोगों का ख्याल रखना था, क्योंकि मीटिंग तो पूरी हो गई थी। अब एयरलाइंस में कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से उनकी फ़्लाइट मिस हो गई थी और उनकी फ़्लाइट अब अगले दिन की थी। हमारी कंपनी ने उन लोगों की मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कमी नहीं की थी, क्योंकि हमारी कंट्री के लोग भी दूसरी कंट्री के आए हुए मेहमानों की बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी किया करते थे। फिलहाल वो लोग एक दिन और हमारे यहाँ ठहरे। जब उनके जाने का समय हुआ तो अंशुमन ने अपनी जो प्रेजेंटेशन हमें सौंपी थी वो बहुत अच्छी थी, जिस पर मेरे डैड ने उसे अप्रिशिएट किया था। फिलहाल वो लोग वहाँ से चले गए थे। जब पहली बार मैंने अंशुमन को देखा था तो वो मुझे अच्छा और समझदार लड़का लगा था। उसके बाद फिर कभी मैं उसे नहीं देख सकी, लेकिन जब लगभग 2 साल गुजरे तो मेरी मुलाकात उससे अपनी कंट्री में हुई। मैं उसे फ़ौरन ही पहचान गई थी, क्योंकि उससे अचानक ही मेरी टक्कर हो गई थी। जब हम लोग मॉल में थे, टक्कर इतनी ज़ोरदार हुई थी कि मैं गिरते गिरते बची थी, मगर मुझे अंशुमन ने थाम लिया था।
मैं उसे देखते ही पहचान गई थी क्योंकि वो इंडियन था और वो भी मुझे पहचान गया था और हेलो कहने लगा। बस उसी दिन के बाद से हम दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। दरअसल न्यूयॉर्क में उसका कोई दोस्त रहता था और वो इस दौरान अपने दोस्त के यहाँ आया हुआ था और उसने बताया था कि इंडिया की जिस कंपनी में वो काम करता था वहाँ से उसने नौकरी छोड़ दी है। अब शायद वो कोई और काम कर रहा है। मुझे इंडियन लोग बहुत पसंद हैं। मैं सोशल मीडिया पर भी हमेशा इंडियन लोगों को सर्च करती रहती थी और मेरी काफ़ी सारे इंडियन लोगों से दोस्ती भी थी, मगर अभी तक मैंने किसी को हकीकत में आजमाया नहीं था। अंशुमन से मेरी दोस्ती हुई तो वो काफ़ी समय मेरे साथ न्यूयॉर्क में गुजार कर गया था। वो नेचर वाइज बहुत अच्छा था। मेरी उससे जब दोस्ती हुई तो मैं उसके साथ ही वक्त गुजारा करती थी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो इंडिया में रहने वाला एक मिडिल क्लास इंसान था और मैं न्यूयॉर्क में रहने वाली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। फिलहाल मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थीं। उसकी और मेरी काफ़ी हद तक गहरी दोस्ती भी हो गई थी। लेकिन जब उसके इंडिया आने का टाइम आया तो मैं बहुत अफसोस में आ गई थी क्योंकि मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। मुझे उसका साथ अब अच्छा लगने लगा था। हम दोनों फ़ोन पर भी बातें करते थे। वो तो इंडिया आ गया था मगर मैं बहुत उदास रहने लगी थी और फिर एक दिन मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया था। वो हमेशा मुझे मैम कहकर ही बुलाता था, लेकिन मैंने उसे टोक दिया था कि तुम्हें मुझे मैम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम जूलिया है और तुम मुझे जूलिया ही कहकर बुलाया करो। इसलिए हम दोनों के बीच अब झिझक टूट गई थी। मुझे हिंदी बोलना भी आता था क्योंकि मैंने ऑनलाइन हिंदी सीख ली थी। कुछ समय इसी तरह से गुजर गया था। मैं हमेशा अंशुमन के प्यार में गुम रहती थी। मेरे और अंशुमन की दोस्ती के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन उधर अंशुमन के यहाँ उसकी बहन और उसके कुछ दोस्त ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अंशुमन मुझसे प्यार करता है। एक दिन अंशुमन ने मुझे बताया कि उसकी मम्मी उसका रिश्ता देख रही हैं और जल्द ही उसकी शादी भी हो जाएगी। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने अंशुमन से कहा कि तुम कुछ भी करके यहाँ आ जाओ, हम दोनों शादी कर लेंगे, मगर उसने इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ, मैं तुम्हें अपनी कंडीशन नहीं बता सकता। मेरी एक बहन शादीशुदा है और वो भी जल्दी जल्दी हमारे घर आती जाती रहती है। उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर है और मेरी बूढ़ी माँ, जिसे छोड़कर मैं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो किसी बात की दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास आ जाओ। उसकी बात मुझे कुछ अजीब नहीं लगी थी। मैं उससे प्यार करती थी, मैं उसकी खातिर इतना तो कर ही सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे डैड कभी भी मेरी और अंशुमन की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे क्योंकि उन्हें इंडियन लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे। वो कभी भी अपनी बेटी की शादी इतनी दूर नहीं कर सकते थे, जबकि उनकी बेटी इंटेलिजेंट थी और उनके बिजनेस को संभाल रही थी। हालांकि अंशुमन की कोई औकात नहीं थी। वो इंडियन था और एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला इंसान था जो मामूली सी सैलरी कमाया करता था। उसकी कंपनी वालों ने उसे कंपनी के काम के सिलसिले में यहाँ विदेश भेज दिया था और फिर उसके बाद वो अपने किसी दोस्त से यहाँ मिलने के लिए आया था, मगर अब वो यहाँ नहीं आ सकता था। अंशुमन ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आना होगा, वरना तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारे डैड कभी भी हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं अंशुमन को नहीं भूल सकती थी। मैंने इस बारे में अपने डैड से बात की थी कि वो अंशुमन से मेरी शादी करवा दें क्योंकि एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। मेरी सोच के मुताबिक मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला था कि डैड ने साफ इनकार कर दिया था क्योंकि वो मेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ कर चुके थे। वो था जॉर्ज, हमारी सिटी के मशहूर बिजनेसमैन का बेटा। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरा दिल तो कहीं और लगा हुआ था, तो फिर मैं वहाँ शादी कैसे कर सकती थी। लेकिन डैड तो बस जिद पर आ गए थे कि मेरी शादी होगी तो जॉर्ज के साथ होगी, वरना मैं अपना अंशुमन से शादी करने का ख्याल दिल से निकाल दूं। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने वो रास्ता अपनाया जिसको मुझे नहीं अपनाना चाहिए था। मैंने अंशुमन से कॉल करके बोल दिया था कि मैं अगले हफ्ते तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतज़ार करना। तुम्हारी शादी अगर किसी से होगी तो वो मैं हूँ। मैंने अपने घर से भागने का पूरा प्लान बना लिया था। मैंने फ़्लाइट के टिकट भी बुक करवा दिए थे, लेकिन एंड मोमेंट पर मेरे डैड को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने एयरपोर्ट से ही मुझे घर बुला लिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हुई थी सब लोगों के सामने। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने लास्ट मोमेंट पर बात बदल दी थी कि मैं इंडिया अपनी किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ।
ये बात सुनकर मेरे डैड को हैरानी भी हुई थी कि मैं कभी इंडिया नहीं गई तो फिर अब अपनी दोस्त से मिलने क्यों जा रही हूँ। डैड समझ गए थे कि मैं उनकी आंखों में धूल झोंकना चाहती थी, मगर अब मुझे बड़े ही शातिर तरीके से ये काम करना था। मैंने अंशुमन से कहा था कि तुम्हें कुछ समय का इंतज़ार करना होगा। जब तक यहाँ मेरे डैड का मूड मेरी तरफ से ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे डैड बहुत अमीर इंसान थे। वो कुछ भी कर सकते थे जिससे शायद मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुँचता, मगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अंशुमन की फ़िक्र थी। मेरे डैड उसे नुकसान पहुँचा सकते थे। फ़िलहाल अंशुमन ने कहा था कि मैं कुछ दिनों तक तो अपनी मम्मी को रोक सकता हूँ, मगर उसके बाद तुम्हें यहाँ आना ही होगा। फिर कुछ दिन गुजरे तो डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मगर वो इस दौरान ना तो ज़्यादा अपने बिस्तर से उठ पा रहे थे और ना ही अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहे थे। इस बात को काफ़ी दिन हो चुके थे, इसलिए अंशुमन बार बार मुझसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर कब आ रही हो, मगर मैंने उससे कह दिया था कि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर वहाँ पर नहीं आ सकती। काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। एक दिन मुझे अंशुमन ने कॉल करके बताया कि वो खुद ही फ़्लाइट से वहाँ आ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर चौंक गई थी, बल्कि बहुत खुश हुई थी। उसने कहा था कि वो जिस कंपनी में जॉब करता है उस कंपनी के मैनेजर के साथ वो फिर से किसी मीटिंग की डील करने के लिए यहाँ आ रहा है। अब की बार जब वो यहाँ आया तो उसने मेरे साथ शादी कर ली थी और उसने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर मैं मजबूर थी। मेरे डैड की तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं नहीं जा सकती थी। उसने मुझे कहा कि अगर तुम अब की बार भी नहीं गई तो शायद तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ मेरे साथ चलो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी जॉर्ज के साथ करवा देंगे। ये बात तो अंशुमन बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्योंकि डैड ने अपनी ऐसी हालत में अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी। उनका कहना था कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी जॉर्ज के साथ होते हुए देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो मैं भी बहुत डर गई थी। फ़िलहाल मैंने अंशुमन के साथ यहाँ से भागने का फ़ैसला कर लिया था और फिर इस तरह मैं अंशुमन के साथ फ़्लाइट से यहाँ आ गई थी। डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर वालों में से किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया था, मगर जब 2 दिन तक मैं घर पर नहीं पहुँची तो फिर सब लोगों ने मुझे ढूंढना शुरू कर दिया। इससे पहले वो लोग कोई गलत एक्शन उठाते, मैंने इंडिया पहुँचते ही अपनी मॉम को फ़ोन करके बता दिया था कि अब मैं कभी वहाँ वापस नहीं आऊँगी। मैं शादी कर चुकी हूँ। मेरे इस फैसले से उन लोगों को बहुत बुरा लगा था, मगर अब जो होना था वो हो चुका था। ये बात जब शायद मेरे डैड को पता चली तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके थे, बल्कि और बीमार हो गए थे। लेकिन मुझे अंशुमन से प्यार हो गया था और उसके प्यार की पट्टी मेरी आंखों पर बंध गई थी। मुझे उसके अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था। मैं अंशुमन का साथ पाकर बहुत खुश थी। अब मैंने शादी कर ली थी। ये जानने के बाद मेरे घर वालों ने कोई गलत एक्शन मेरे खिलाफ नहीं उठाया था। अंशुमन मुझे शादी करने के बाद अपने घर ले आया था। जैसे ही उसकी माँ ने घर का दरवाज़ा खोला तो वो बड़ी गौर गौर से मुझे देखने लगी थी। उस समय घर में उसकी बहन भी मौजूद थी। उसे देखकर उसकी माँ ने उससे सवाल किया कि ये लड़की कौन है, क्योंकि मैं देखने से ही विदेशी लगती थी। मेरे बाल गोल्डन थे, मेरा रंग दूध की तरह सफ़ेद था और आंखें भी भूरी भूरी थीं। उसकी मम्मी को लगा कि मैं उसकी कोई दोस्त हूँ, मगर जब मैंने और अंशुमन ने मिलकर उनके पैर छुए और अंशुमन ने उन्हें बताया कि हम दोनों शादी कर चुके हैं, उसने अपनी माँ से कहा कि इसका नाम जूलिया है और ये न्यूयॉर्क से आई है। ये सुनकर तो जैसे उनके होश ही उड़ गए थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने देखा था कि अंशुमन उनसे नज़रें झुकाकर बातें कर रहा था। अंशुमन की बहन तो इस बात पर मुस्कुरा रही थी। उसको मैं बहुत पसंद आई थी। उसने मुझे घर के अंदर बैठने के लिए कहा था, मगर उसकी माँ इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसकी बहन मुझे कमरे के अंदर ले गई थी और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी थी कि किस तरह से हम दोनों ने शादी की, मगर अंशुमन की माँ उसे बहुत बातें सुना रही थी कि तुझे शादी करने के लिए यही विदेशी लड़की मिली थी, हमारी हिंदुस्तानी लड़कियाँ क्या ख़त्म हो गई थी? तू तो काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया था। अब समझ आया कि तू वहाँ काम करने नहीं गया था, बल्कि इस लड़की को लेने के लिए गया हुआ था। अंशुमन खामोशी से अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था। वो घर का इकलौता बेटा था। उसकी बहन जो उसके घर में रह रही थी वो प्रेग्नेंट थी। शायद वो अपनी ससुराल से अपनी प्रेगनेंसी के दिन गुजारने के लिए अपने मायके आ गई थी।
उसने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो मेरे बारे में पहले से ही सब कुछ जानती थी, मगर मेरी सास को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मेरी और अंशुमन की शादी ने उनको एक ज़ोरदार झटका दिया था, जिससे वो बहुत नाराज़ हुई थी। कई दिनों तक वो हमसे नाराज़ रही थी। उन्होंने मुझसे भी कोई बात नहीं की थी, जबकि मैं उनसे हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें मेरा पहनना ओढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैं अपनी कंट्री के हिसाब से छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। जब उन्होंने मुझे ऐसी हालत में घर के अंदर दाखिल होता हुआ देखा था, तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर तक पर सवाल उठाए थे और अंशुमन को ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे बारे में कही थी। उनका मानना था कि विदेशी लड़कियां बिगड़ी हुई होती हैं, उनका ना जाने कितने मर्दों के साथ अफेयर होता है। वो हर मर्द को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लेती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, मॉडर्न ख्याल की होती हैं। हमारे साथ इस लड़की का गुजारा कभी नहीं हो सकेगा। मैं सब कुछ खामोशी से सुनती रही थी। मैंने उनको खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी। वो मुझसे जैसा कहती थी मैं वैसा ही किया करती थी। मुझे यहाँ आए हुए लगभग 3 दिन गुजर चुके थे और मैं अपनी सास को खुश करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुशी नहीं हो रही थी। और फिर फाइनली उन्होंने ये बात तो मान ली थी कि उनका बेटा यहाँ शादी करके मुझे ला चुका है और अब मेरा यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो मेरा इंडिया में कोई था और ना ही मेरा अब न्यूयॉर्क जाना इतना आसान था। मैंने अपनी सास को कहते हुए सुना था कि ये लड़की जब इतनी अमीर है तो अपने साथ थोड़े बहुत पैसे नहीं ला सकती थी, खाली हाथ मुंह उठाकर तुझसे शादी करके यहाँ आ गई है। अब जो भी है जैसी भी है, मुझे तो इसे बहू स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी सास ने अपनी परंपराओं और रीति रिवाज के मुताबिक अंशुमन के साथ मेरी दोबारा से शादी करवा दी थी। मैं बहुत खुश हुई थी कि उन्होंने मुझे बहू एक्सेप्ट तो किया। इधर मेरी नंद का 7वां महीना चल रहा था। हमारी शादी में उनका पति भी आया था। उनका नाम कार्तिक था। जब मैं पहली बार अपने नंदोई से मिली थी तो अपनी कंट्री के हिसाब से मिली थी। मैंने उनके पैर नहीं छुए थे, बल्कि उनसे हाथ मिलाया और उनके गले लग गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसे ही मिलते थे। ये सब कुछ मेरी सास को बहुत बुरा लगा था, जबकि मेरी नंद भी मुझे घूर कर देख रही थी। मैं उन सब का ऐसा रिएक्शन देखकर कंफ्यूज हो गई थी। जब अंशुमन ने मुझे बताया कि जीजा जी के पैर छुओ, तो मैंने उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। मेरी सास को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी तो हमेशा दूसरों से लिपटने के लिए तैयार रहती है, इसे इतनी भी शर्म नहीं है कि वो उसका नंदोई है। मेरे पति ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, अगर आप मेरी पत्नी को यहाँ के तौर तरीके सिखा दोगी तो वो यहाँ के हिसाब से ही चलेगी। अभी वो यहाँ के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने उनसे कहा था, जी अंशुमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अगर मुझसे कहीं पर कोई गलती हो जाए तो आप मुझे समझा दीजिए। मैं घर के सारे कामकाज किया करती थी, अपनी सास को कुछ करने ही नहीं देती थी। मगर मैं जैसे कपड़े पहनती थी, मेरी सास को उनसे बहुत दिक्कत होती थी। मेरी सास ने अंशुमन से शिकायत कर दी थी कि मैं अपने इस तरह के कपड़े पहनना बंद कर दूं। अंशुमन कुछ दिन तक तो अपनी नौकरी पर नहीं गया था, लेकिन उसके बाद उसने जाना शुरू कर दिया था। मेरी सास तो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर मेरी नंद बहुत अच्छी थी, हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करती रहती थी। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद थी, क्योंकि वो नेचर की भी बहुत अच्छी थी। मैंने इंडियन खाना बनाना भी सीख लिया था। मेरे नंदोई घर आते तो मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। उनकी नीयत गलत थी, मगर मैं उनकी नीयत को नहीं समझ सकी थी। मुझे यही लगता था कि वो मुझसे मेरे ही तरीके से बात करते हैं, लेकिन वो तो धीरे धीरे मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। इस बात का अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब एक दिन मेरे नंदोई और मेरे पति मिलकर छत पर बैठे शराब पी रहे थे। जब मैं वहाँ पहुँच गई तो मुझे देखते ही मेरे नंदोई कहने लगे कि आइए भाभी जी, यहाँ बैठ जाइए। मेरे पति ने उनको बताया कि मेरी पत्नी भी ड्रिंक करती है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रिंक करना नॉर्मल सी बात थी। उन लोगों को ड्रिंक करते देखकर मेरा भी मन करने लगा था और मैं इंडियन ड्रिंक टेस्ट करना चाहती थी। जब मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली तो दोबारा से मेरे पति ड्रिंक बनाने लगे थे। तभी सोडा ख़त्म हो गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं लेकर आती हूँ। अंशुमन ने मुझे रोक लिया और वो कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम मत जाना, किचन में मम्मी मौजूद होंगी और अगर उन्होंने तुम्हारे मुंह से आई हुई शराब की स्मेल से पता लगा लिया कि तुमने ड्रिंक की है तो वो बहुत हंगामा करेंगी। ये बात मुझे ठीक लगी थी, इसीलिए मेरे पति खुद सोडे की बोतल लेने के लिए चले गए थे, जबकि मैं अपने नंदोई के साथ ही छत पर मौजूद थी। मेरे पति के जाने के बाद वो मेरे बराबर में आकर बैठ गए थे और मेरा हाथ पकड़ने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने मुझे गले भी लगा लिया।
न जाने क्यों उनका ये सब करना मुझे बड़ा चीप लग रहा था, क्योंकि वो इंसानियत के नाते ये सब कुछ नहीं कर रहे थे। वो मुझे गलत गलत जगह से टच कर रहे थे। मैं उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा था कि जल्द ही अंशुमन सोडे की बोतल लेकर आ गया था। मेरे पति के छत पर आते ही वो झट से मुझसे अलग होकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए और कहने लगे कि मैं भाभी से उनके न्यूयॉर्क के रहन सहन के बारे में पूछ रहा था, जबकि उन्होंने फौरन ही मेरे पति से झूठ बोल दिया था। वो तो उसके जाने के बाद लगातार ही मेरी खूबसूरती की बातें कर रहे थे। जब से मैं यहाँ आई थी तब से मेरा नंदोई लगातार मेरी ससुराल में ही रह रहा था। मेरी नंद तो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी। मेरी सास उससे आराम करवाती थी और मैं घर के सारे काम करती थी। मेरे आ जाने से मेरी सास को बहुत फ़ायदा हुआ था। वो मुझे नौकरानी की तरह इधर से उधर काम देती रहती थी। मैंने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे, मगर मुझसे साड़ी नहीं पहनी जाती थी। वो मुझसे संभलती ही नहीं थी। मैंने अपनी सास से कहा था कि मुझे कोई ऐसे कपड़े दीजिए जिसे मैं आराम से कैरी कर सकूं। साड़ी मुझसे संभलती ही नहीं थी और उसका पल्लू बार बार मुझसे गिरता रहता था। तो सास मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाया करती थी, इसलिए मैंने उनसे ऐसा कहा था। फिर मेरी सास ने मुझे सूट पहनने के लिए दिया, जिसको मैं ठीक से पहन तो लेती थी, मगर इन कपड़ों में मुझे घुटन होती थी। मैं ज़्यादातर छोटे कपड़े ही पहना करती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे अपने आप को पूरी तरह से ढककर रखना पड़ता था। मेरी सास कहती थी कि हमारे यहाँ मोहल्ले के लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए अपने सर पर पल्लू ढककर रहा करो। इस पल्लू से तो मेरा दम घुटता था। एक बार तो मेरा पति मुझे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जा रहा था। जब मेरी सास ने कहा कि सर पर पल्लू नहीं किया, मैंने झट से सर पर पल्लू रख लिया था। मेरी सास कहने लगी कि वहाँ तुम्हें अपना चेहरा खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें अंशुमन के साथ देख लिया तो लोग समझ जाएंगे कि तुम इंडिया की नहीं हो। इस तरह लोग तुम पर नज़र रखने लगेंगे। फिर हर जगह से तुम्हारी शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी और हम लोग नई मुसीबत का शिकार होने लगेंगे। मैंने अपनी सास से कहा था कि मम्मी जी, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। पूरे रास्ते मैंने अपना घूंघट चेहरे से नहीं हटाया था। इस घूंघट की वजह से मैं बाजार में कुछ भी नहीं देख सकी थी, जबकि अंशुमन मुझसे बार बार कह रहा था कि तुम अपना चेहरा खोल दो, यहाँ पर तो मम्मी नहीं है। मगर मैंने उनसे साफ इनकार कर दिया कि अगर धोखे से भी मम्मी जी को ये बात पता चल गई तो वो मुझे बहुत सारी बातें सुनाएंगी और फिर से वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। वैसे भी अभी तक मेरी तरफ से उनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अंशुमन ने मुझे काफ़ी सारी शॉपिंग कराई थी। मुझे तो इस घूंघट की वजह से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मुझे इन कपड़ों में और सर पर पल्लू रखने की वजह से बेहद गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। अंशुमन ना जाने कैसे कैसे मुझे डॉक्टर के यहाँ लेकर गया था। डॉक्टर ने बताया कि गर्मी की वजह से मुझे चक्कर आ गया था, मेरा बीपी लो हो गया था। फिर जब मैं घर आई तो अंशुमन ने सब लोगों को ये बात बताई कि बाजार में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी को पैदल चलने की आदत नहीं होगी ना, ये तो अमीर बाप की बेटी है, इसे गाड़ियों में घूमने का शौक होगा। अंशुमन ने मम्मी को खामोश रहने के लिए कहा था और उनसे कहा था कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले ही मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। कमरे में आते ही मैंने दुपट्टा बिस्तर पर रख दिया और इन कपड़ों से भी मैं अपनी जान छुड़ाना चाहती थी, मगर कपड़े नहीं बदल सकती थी। अब मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत डालनी थी। यहाँ का खाना भी मुझे बहुत तीखा लगता था। मेरी सास कहती थी कि हमारे यहाँ कम मिर्च का खाना बनता है, मगर मुझे तो इस खाने में बहुत ही मिर्ची लगती थी। कुछ दिन गुजरे तो मुझे पीरियड्स हो गए थे और जब ये बात मेरी सास को पता चली तो उन्होंने इस बात का इतना बड़ा इशू बनाया था कि मैं खुद ही हैरान रह गई थी। मेरी सास ने मुझे अंशुमन से दूर रहने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मुझे ना तो घर में किसी धार्मिक जगह पर जाना है और ना ही किचन में जाना है, यहाँ तक कि अपने पति से भी दूरी बनाकर रखनी है। उनका मानना था कि पीरियड्स होने वाली लड़कियों को अपवित्र माना जाता है। वो अपने पति से भी दूरी बनाकर रखती हैं, किचन में भी नहीं जाती और उनका खाना उनके बिस्तर पर ही दिया जाता है, जबकि मैं ये सब नहीं मानती थी। ये सारी बातें मुझे बड़ी ही बेवकूफ़ी भरी लगती थी। मैंने अपनी सास से कहा, पीरियड्स होना तो नेचुरल सी बात है, इसमें इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है। इस बात पर मेरी सास ने कहा कि जब तुम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती तो ज़्यादा बहस भी मत किया करो, बस जैसा कहती हूँ वैसा करती रहो। उस दिन हमारे घर से सब लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे थे।
मेरा भी मन कर रहा था, मगर उनके मुताबिक मैं अपवित्र थी, इसलिए घर से नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मुझे अपने साथ चलने के लिए साफ मना कर दिया था। मुझे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि अंशुमन, जो कि पढ़ा लिखा था, वो भी अपने घर वालों की बातों को बहुत आसानी से मान जाता था। वो सब लोग गाड़ी में बैठकर शादी में जा चुके थे। मेरी सास ने कह दिया था कि तुम घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। हमारे घर के बाहर सामने ही एक छोटा सा चाय का होटल था। वहाँ पर कुछ लड़के बैठे रहते थे जो मुझे देखकर हाय हेलो करते रहते थे। मैं भी उनको हाय हेलो कर दिया करती थी। यहाँ का मानना था कि यहाँ जब लड़कियाँ खुद होकर किसी से बोलती हैं तो उन लड़कियों को गलत माना जाता है। इस बारे में तो मैं नहीं जानती थी। मैं हर किसी से हंसी खुशी बोलती थी, उनसे हाथ मिलाती थी और कभी कभी गले भी मिलती थी। यही वजह थी कि चाय के होटल पर जो लड़के बैठे रहते थे वो हमेशा मुझ पर नज़र रखते थे। मैं कब घर से बाहर निकल रही हूँ, कब हमारे घर में क्या हो रहा है। उस दिन जब घर के सारे ही लोग घर से चले गए तो मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरी सास जाते समय मुझसे कहकर गई थी कि मैंने तुम्हारा खाना और पानी कमरे में रख दिया है, किचन में मत जाना और खाना खा लेना। मैं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी और साथ ही साथ खाना भी खा रही थी जब अचानक मुझे छत पर किसी के कूदने की आहट हुई। घर का दरवाज़ा तो मैंने अच्छे तरीके से बंद कर लिया था, मगर छत पर इतनी ज़ोर से धमक क्यों हुई थी, मैं ये जानकर थोड़ी थोड़ी डर भी रही थी। मगर फिर मैंने इग्नोर किया कि ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ ही धमक हुई हो, कहीं आसपास भी तो हो सकती है। यही सोचकर मैंने दोबारा से अपना ध्यान खाने पर लगा लिया और टीवी पर भी। अभी मैं टीवी देखने में बिजी थी। जैसे ही मेरी नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर गई तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि कमरे के अंदर एक लड़का दाखिल हो रहा था और ये लड़का वही था जो हमारे घर के सामने बैठा रहता था और मुझे हाय हेलो करता रहता था। मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और तुम किस तरह से यहाँ पर आए हो। मगर वो तो अजीब सी मुस्कुराहट लिए कमरे के अंदर चला आ रहा था। खाना तो जैसे मैंने एक तरफ फेंक दिया था। मैं बहुत डर रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो तो मेरे ऊपर लपका ही जा रहा था। वो इतना ताकतवर था कि मैं उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए। वो मुझसे कह रहा था कि आज घर में कोई नहीं था, इसीलिए मौका देखकर मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। तुम बहुत खूबसूरत हो। अंशुमन के तो मज़े आ गए जो वो एक फॉरेनर लड़की को यहाँ पर ले आया। इस तरह तो उसका भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा और हमारा भी। उसकी इस तरह की बातें मुझे बहुत गुस्सा दिला रही थी। मैं उससे बचने की बहुत कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और मैं कमरे के बाहर भागने की कोशिश करने लगी। मैंने देखा कि कमरे के बाहर ही एक लाठी रखी हुई थी। मैंने वो लाठी अपने हाथ में उठाई और जैसे ही वो लड़का दोबारा से मेरे करीब आया, मैंने उसके सर पर ज़ोर से वो लाठी मार दी। उसके सर से खून बहने लगा था। इतनी ही देर में घर का दरवाज़ा झट से खुल गया और घर के अंदर सब लोग दाखिल हुए थे। मेरे पति ने जब ये सब देखा तो वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने लाठी को ज़मीन पर फेंक दिया और मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगी। फिर मैंने उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया, जबकि मेरी सास इस बात पर मुझे ही बातें सुनाने लगी थी। उन्होंने अंशुमन से कहा था कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि इस लड़की को अपने साथ मत रखो। देख लिया इसका अंजाम। ये लड़की इसी तरह से मर्दों को रिझाएगी और अब तो हमारे यहाँ यही लगा रहेगा। मोहल्ले के लड़के और आदमी इसके आगे पीछे घूमते रहेंगे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम्हें उसके ऊपर जानलेवा हमला करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा, मम्मी जी, मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो मेरी इज्जत ख़राब कर सकता था। मेरी सास कहने लगी, तो फिर तुम्हें शोर मचाकर मदद के लिए लोगों को बुलाना चाहिए था ना। मेरे पति ने अपनी माँ को खामोश करवाया और वो मुझे लेकर कमरे में चले गए थे, क्योंकि अब मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। मैं अपने पति के गले लगकर रोने लगी। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पर यही सब होता है। मैं नहीं जानती थी कि यहाँ औरत के साथ गलत होने पर उसे ही इल्ज़ाम दिया जाता है। जो चाहे औरत की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। मुझे यहाँ का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर औरत खुलकर अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकती। ना तो मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ घर से बाहर निकल सकती हूँ और ना ही किसी से बात कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं घर में भी सुरक्षित नहीं हूँ।
मेरी बात सुनकर अंशुमन ने मुझे गले लगा लिया था, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मेरे माहौल में और यहाँ के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये बात तो जैसे तैसे ख़त्म हो गई थी, मगर मेरे नंदोई अभी भी मेरे करीब आने की कोशिश करते थे। मैं किचन में खाना बना रही होती तो वो मौका देखकर किचन में आ जाते थे और मुझे पीछे से पकड़ लेते थे। मैं उछल जाती थी और उनसे कहती थी कि आप ये क्या करते हो? तो वो कहते थे कि अरे भाभी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ मुलाकात करने का यही अंदाज़ होता है। मैंने सोचा भाभी जी, आप मेरे इस अंदाज से बहुत खुश हो जाओगी, वरना मेरा गलत मतलब नहीं था। मुझे लगा शायद वो सच कह रहे हैं, इसीलिए मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था। मैं जहाँ होती वो मेरे पीछे पीछे आते थे। मैंने कई बार उन्हें दीदी से झगड़ते हुए भी देखा था, मगर जब मैं उन लोगों के कमरे में जाती थी तो वो दोनों शांत हो जाते थे। मोहल्ले के जिस लड़की के सर पर मैंने लाठी मारी थी, उसके बारे में मोहल्ले में गलत गलत बातें होने लगी थी और सबका यही मानना था कि मैंने उस पर जानलेवा हमला किया है और मैं ही उसे रिझा रही थी। मगर कोई ये नहीं समझ रहा था कि वो खुद छत से कूदकर हमारे घर में आया था और मेरी इज्जत ख़राब करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना बचाव करके कुछ गलत तो नहीं किया था। मेरी सास इस बात पर बार बार यही कहती थी कि तुम मर्दों को रिझा रही हो। आज तक हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गैर मर्द हमारे घर के अंदर आया हो। मेरी भी तो जवान बेटी है, खूबसूरत है, कभी उसे तो किसी ने तंग करने की कोशिश नहीं की, और तुम्हारे आते ही लोग छत से कूदकर हमारे घर के अंदर दाखिल होने लगे। मुझे तो लगता है कि तुमने ही उसे बुलाया था और जब तुम्हें लगा कि तुम पकड़ी जाओगी, इसलिए तुमने उस पर वार कर दिया। अपनी सास की ये बातें मुझसे बर्दाश्त न हो रही थी। इस घर में आकर तो मैं पछताने लगी थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगी थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे रो रो कर अपने मम्मी पापा की याद आती थी। हाँ, इस पर मुझे इतनी तसल्ली थी कि मेरा पति तो मेरे साथ था, जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। वो कभी मुझे बुरा नहीं कहता था। कई दिन और इसी तरह से गुजर गए थे। मैं अपनी नंद का बहुत ख्याल रखती थी। उसका डिलीवरी का समय आने वाला था। वो भी मुझसे बहुत खुश रहती थी। अंशुमन भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा मेरी खुशी की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार रहता था, मगर मेरी सास उसे हर काम के लिए रोक दिया करती थी। मेरी सास जितना हो सकता उसे मना करती थी कि वो मेरा कहना ज़्यादा ना माना करे। इसलिए अंशुमन अपनी मम्मी के सामने मुझसे दूर दूर रहता था। एक तरफ वो मेरा पति तो दूसरी तरफ अपनी माँ का बेटा भी था, इसलिए उस बेचारे को हम दोनों की बात माननी पड़ती थी। हम दोनों के बीच वो दबकर रह गया था। सबसे ज़्यादा तो वो अपनी मम्मी से परेशान था। एक कपल घर में जिस तरह से रहते हैं, मेरी सास हमें उस तरह से भी रहने नहीं देती थी। यहाँ तक कि मेरे पीरियड्स के दिनों में वो मुझसे कहती थी कि मैं ज़मीन पर अपना बिस्तर करके सोया करूँ और अंशुमन के बिल्कुल करीब न जाया करूँ। एक दिन मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने अपनी बहन लीज़ा को फ़ोन किया। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, मगर मुझे रह रहकर इस बात का एहसास हो गया था कि अपने पेरेंट्स की बात ना मानने की वजह से मेरे साथ गलत होता है। मैंने लीज़ा को कॉल की तो वो मुझसे बहुत नाराज़ थी, मगर थोड़ी देर बात करने के बाद उसने मुझे माफ़ कर दिया था। उसने बताया कि तुम्हारे जाने के 1 महीने के बाद डैड की मौत हो गई, जबकि मॉम डैड का बिज़नेस संभाल रही है। अपने डैड की मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैंने कहा था कि काश मैं डैड से आखिरी समय में मिल सकती। लीज़ा कहने लगी कि तुमने जो हरकत की थी उसके बाद तो डैड तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर किसी ने मेरे मरने पर भी उसे बुलाया तो अच्छा नहीं होगा। वो तुमसे बहुत नाराज़ थे। लीज़ा का फ़ोन कटने के बाद मैं बहुत दुखी थी कि क्या मेरे डैड मुझसे इतनी नफ़रत करने लगे थे। मैंने इतना भी गलत नहीं किया था। उस दिन मैं बहुत रोई थी। अभी मैं अपने कमरे में बैठी हुई ही थी, तभी अचानक मेरी नंद के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं दौड़कर अपनी नंद के कमरे में गई तो देखा कि मेरी नंद दर्द से तड़प रही थी। उसे लिवर पेन हो रहा था। हम सब उसे अस्पताल लेकर भागे। उसे एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर ने अंशुमन को दवाई का पर्चा दिया और उसे दवाइयाँ लाने के लिए कहा था, जबकि मेरी सास कहने लगी कि अब यहाँ अस्पताल में मुझे 3-4 दिन रुकना पड़ जाएगा। मगर मैं सामान वाला बैग तो जल्दबाजी की वजह से घर पर ही भूल आई हूँ। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, घर से सामान वाला बैग मैं आपको लाकर देती हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास ने कहा कि अच्छा ठीक है, चली जाओ, मगर जल्दी आना, रात का समय हो रहा है। तभी मेरे नंदोई बोल पड़े थे
और उन्होंने कहा कि माँ जी, भाभी जी रात के समय अकेली कैसे जाएंगी, ठीक नहीं रहेगा। इस समय वैसे भी शहर का माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, मैं आपको अपनी गाड़ी पर लेकर चलता हूँ। मेरी सास ने कहा कि सामान मेरे बेडरूम में रखा हुआ है, वहाँ से ले लेना। उन्होंने मुझे कार्तिक जीजाजी के साथ गाड़ी पर घर से सामान लेने के लिए भेज दिया था। जब मैं घर आई तो मैं अपनी सास के कमरे में चली गई थी। मैं अभी बैग ढूंढ ही रही थी जब अचानक नंदोई मेरी सास के कमरे में आए और उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने झटके से पीछे की तरफ देखा तो मैं ये देखकर चौंक गई थी। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हो, आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? तो वो हंसने लगे और कहने लगे कि कुछ नहीं भाभी जी, बस आपसे अकेले में मिलने का मन कर रहा था। कब से आपसे अकेले में मिलने का मौका ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कोई मौका मिलता ही नहीं था। आज बहुत अच्छा मौका मिला है और मैं इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। उनकी बातें सुनकर तो मैं शॉक्ड रह गई थी। पहले तो मुझे उनकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन जब वो मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे धक्का देकर बेड पर लिटा दिया तो मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं बहुत डर गई थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उन्हें पीछे धकेलने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वो थे कि मेरे साथ ज़बरदस्ती किए जा रहे थे। उन्होंने मुझे बेड पर बड़ी मजबूती से लिटाया हुआ था। मैं अपने हाथ पैर मारने की भी कोशिश कर रही थी। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब मुझे समझ आया था कि उनका मेरे इतने क्लोज आने का ये मतलब था। वो इस बात का फ़ायदा उठाते थे कि मैं फॉरेनर हूँ। मगर अब मैं यहाँ आ गई थी तो धीरे धीरे यहाँ पर रहने वाले लोगों को समझ गई थी। मैंने देखा कि मेरे बेड के बराबर में ही साइड टेबल पर शीशे का फ्लावर पॉट रखा हुआ था। मैंने अपना हाथ लंबा करके वो फ्लावर पॉट उठाया और अपने नंदोई के सर पर ज़ोर से दे मारा था, जिससे मेरे नंदोई के सर से खून बहने लगा था और वो घायल हो गए थे। मैं जल्दी से उनके पास से उठी। अपनी इज्जत बचाने का मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता था, मगर उनको तड़पता हुआ देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। उनके सर से बेहद खून बह रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी नंद के पति थे, उधर उनकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली थी। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी और मैंने रोना शुरू कर दिया था। मेरी सास ने मुझे उस लड़के पर हमला करने वाली बात पर ही इतनी बातें सुनाई थी, तो अपने दामाद पर ना जाने वो क्या करती। मैं जानती थी कि इस सब का इल्ज़ाम भी मुझे ही दिया जाएगा। सब लोग मुझे गलत समझेंगे। ये इंडियन लोग हैं, बहुत ही जज्बाती हैं। अब की बार तो शायद अंशुमन भी मुझे गलत समझ सकता है, क्योंकि वो इस बात को सोचेगा कि मैंने उसकी बहन का घर ख़राब कर दिया। अब न जाने क्या होगा। मेरी तो रो रो कर हालत बुरी हो गई थी। मैं जीजा जी को जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो होश में ही नहीं आ रहे थे। मेरे पास अंशुमन को कॉल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अंशुमन को कॉल की। कॉल रिसीव करते ही अंशुमन ने कहा था कि तुम कहाँ रह गई हो जूलिया, तुम जीजा जी के साथ कब से गई हुई हो, जल्दी आओ ना, दीदी ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैंने अंशुमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं रोने लगी। मेरे रोने की सिसकियां सुनकर वो समझ गया था कि मैं परेशान हूँ और मैं रो रही हूँ। उसने मुझसे सवाल किया और वो घबरा गया। कहने लगा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है? मैंने रोते हुए कहा कि मैं तुम्हें फ़ोन पर कुछ नहीं बता सकती, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। उसने कहा रुको, मैं अभी घर आता हूँ। वो झट से घबराते हुए घर आ गया था। जब उसने जीजा जी की ऐसी हालत देखी तो उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है इनको। मैं उसके गले से लिपट गई और मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई। मुझ जैसी लड़की को ना जाने यहाँ के लोगों ने क्या समझ लिया। जिसका मन करता है वो मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा रहता है। मैंने कहा मेरे डैड सही कहा करते थे कि तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है, तुम्हारे और मेरे स्टैंडर्ड में भी काफ़ी फ़र्क है। उस दिन तो मोहल्ले के लड़के ने मुझ पर गंदी नज़र डालने की कोशिश की थी और मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, मगर आज तुम्हारे जीजा जी मेरे साथ ये सब करने जा रहे थे। मेरे हाथ में फ्लावर पॉट आया और मैंने उनके सर पर मार दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारी बहन के सुहाग को उजाड़ने की कोशिश की, मगर मैं क्या करती कि एक औरत को अपनी इज्जत बचाने का भी पूरा पूरा हक नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम और तुम्हारी मम्मी मुझे गलत समझोगे, क्योंकि बात अब तुम्हारी बहन के पति पर आ गई है। मैं यहाँ रहकर आखिर कब तक खुद को बचाती रहूँ, कब तक मैं तुम्हारी मम्मी की नज़रों में गलत बनती रहूँ। मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम अपने जीजा जी को अस्पताल ले जाओ,
मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, बल्कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर लूँगी कि मैंने उनके सर पर फ्लावर पॉट दे मारा, लेकिन उसके बाद मुझे यहाँ से जाने देना। उनकी सांसें चल रही हैं, वो अभी जिंदा हैं। अंशुमन ने मेरी बातें सुनकर मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि अब तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो। तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। एक बार जीजा जी को होश में आने दो, मैं उनसे तब बात करूँगा। अंशुमन ने अपने जीजा जी को अस्पताल में भर्ती करवाया, मगर मेरे दिल में अभी भी यही डर था कि मेरी सास इस बात पर बहुत गुस्सा करेंगी। न जाने वो कैसा हंगामा क्रिएट करेंगी। मेरा पति इस अस्पताल में अपने जीजा जी को भी लेकर आ गया था, जहाँ पर मेरी नंद भी एडमिट थी। मेरी सास को जब ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था और मुझसे कहा था कि अगर मेरी बेटी का सुहाग उजड़ गया तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अंशुमन उस समय वहाँ पर नहीं था। 3-4 दिन तक मेरी नंद अस्पताल में रही और मेरे नंदोई का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। वो होश में तो आ गए थे, मगर बहुत शर्मिंदा थे, किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। उनको ये लगता था कि वो मेरी इज्जत ख़राब कर देंगे और मैं हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह खामोश होकर बैठ जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और ना ही अपना बचाव करूंगी। मेरी नंद को नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो गया। वो जब जब अपने पति के बारे में पूछती तो मेरी सास कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। जब मेरी नंद डिस्चार्ज हुई तो घर आने के बाद मेरे पति ने उसको सब कुछ बता दिया था। मेरी सास को लगा था कि उनकी बेटी ये बात सुनकर रोएगी, तड़पेगी और मुझे भी बुरा भला कहेगी और कहेगी कि इस लड़की को ही इस घर से निकाल दो। शायद मैं भी ऐसा ही समझ रही थी कि मेरी नंद भी अपनी माँ की तरह मुझे बुरा समझेगी, मगर वो ऐसी नहीं थी। उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी सास जो अपनी बेटी के सामने ही मुझे बुरा भला कह रही थी, उसने अपनी माँ को खामोश करवा दिया और वो रोते हुए कहने लगी, भैया मम्मी आप लोग प्लीज़ खामोश हो जाइए। मम्मी आप भाभी को बातें सुनाना बंद कीजिए। आप भाभी को तो बुरा भला कह रही हो कि आपने ये जानने की कोशिश की कि अगर भाभी की यह हालत है तो वो क्यों है, क्यों वो आपकी बहू के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो मेरा पति है, उसे मेरे लिए सीरियस रहना चाहिए था, मगर वो तो दूसरी औरतों पर हमेशा नज़र रखता है। मेरी उसके साथ शादी को 8 साल हो गए। 8 साल बाद उसे ऊपर वाले ने पिता बनाया, लेकिन फिर भी उसे इस बात का एहसास नहीं कि अब उसके आगे भी बेटी आ गई है। शायद उसके किए का फल उसकी बेटी को भी मिल सकता है। वो इंसान है ही घटिया। मैं तो उसके साथ सिर्फ इसीलिए गुजारा कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो इंसान मेरे काबिल ही नहीं है। मैं हर बार खामोश रही, चुप रही कि वो अब सुधर जाए, मगर वो कभी नहीं सुधर सकता। एक बार मैं मार्केट जाने के लिए घर से निकल गई थी। घर में नौकरानी अकेली थी, लेकिन जब मैं आधे रास्ते तक पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स तो घर ही भूल आई हूँ। मैं वापस जब घर पर आई तो मुझे अपनी नौकरानी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और मैंने खुद अपनी आंखों से इस इंसान को अपनी नौकरानी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए देखा था। वो दिन मेरे लिए बहुत ख़तरनाक दिन था। मुझे यकीन नहीं था कि मेरा पति ऐसा भी हो सकता है। मैंने उसी समय नौकरानी को तो नौकरी से निकाल दिया था, मगर अब जब उसने मेरी भाभी पर भी गंदी नज़र डाली तो क्या आप लोग ये चाहते हैं कि भाभी भी यहाँ से चली जाए? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक इंसान की वजह से मैं सबको नुकसान नहीं पहुँचने दे सकती। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आई और मेरा हाथ थामकर कहने लगी कि भाभी आपने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया। आप तो बहुत हिम्मत वाली हो। आपने उस मोहल्ले के लड़के पर भी हमला कर दिया था। वो कभी अब यहाँ आपकी इज्जत पर नज़र नहीं डालेगा। और आपने मेरे पति के साथ भी बिल्कुल ठीक किया। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पति अगर मरता है तो मर जाए, मैं कभी उसे माफ़ नहीं करूँगी और अब मैं कभी उसके साथ नहीं रहूँगी। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मेरी सास उसके पास गई और कहने लगी कि तू ये कैसी बातें कर रही है बेटा, वो तेरा पति है, जैसा भी है तुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। मेरी नंद ने अपनी माँ से कहा कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूं जो मुझे छोड़कर दूसरी औरतों पर नज़र रखता है। अब उसके आगे बेटी आ गई है, क्या पता वो अपनी बेटी पर भी गंदी नज़र रखने लगे। मुझे ऐसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी बेटी की परवरिश ऐसे इंसान के साथ मिलकर नहीं कर सकती जिसे औरतों की इज्जत करना ही नहीं आता, जो औरतों को पैर की जूती समझता है। मेरी नंद ने फैसला कर लिया था कि वो अपने पति को छोड़ देगी। उसका पति अगले ही दिन रिकवर होकर जब घर आया तो मेरी नंद ने उसे घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया और इससे डिवोर्स मांग ली थी। मेरा नंदोई बहुत शर्मिंदा हुआ था। वो अपने किए की माफ़ी मांग रहा था
क्योंकि वो जान चुका था कि उसके आगे भी अब बेटी आ गई है और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी उसे छोड़ सकती है। मेरी नंद ने उसे माफ़ नहीं किया, उसने उससे डिवोर्स ले ली और फिर वो आज भी हमारे घर पर अपनी बेटी के साथ रह रही है। मुझे अपनी नंद को देखकर बेहद अफसोस होता है कि उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ, मगर हम उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वक्त के साथ साथ मेरी सास को भी अकल आ गई और फिर वो भी मेरे साथ बेहतर हो गई जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, तो उनका नेचर मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उस दिन के बाद से अगर कोई मेरे ऊपर नज़र उठाकर देखने की भी कोशिश करता तो मेरे साथ में मेरा पति नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार खड़ा हुआ है जो मेरी मदद करता है। मेरी नंद ने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं जो दूसरी जगह पर मुँह मारे। जिस इंसान के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता उसे आपको बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए, ना कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके सारी ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए। मैं तो अंशुमन के साथ अब एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मगर मैंने जो साहस और हिम्मत अपने आप को बचाने के लिए की है वही आप लोगों को भी करनी होगी। मैं भले ही फॉरेनर हूँ मगर मैं एक इंसान भी हूँ। क्या हम विदेशियों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या हम लड़की नहीं हैं? तो क्या इस समाज में लड़कियों को गंदी नज़र से देखा जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किए जाते हैं? परंपराओं के नाम पर हमें नीचा क्यों दिखाया जाता है? मुझे आप लोगों से अपने जवाब का इंतज़ार रहेगा और मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।